देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में आप देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का अनसोल्ड, जिसमें से हम आपको 2020 का 7वां सेट दिखा रहे हैं, जिसका कोड नंबर है NP। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुविकल्पी से। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, एक लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है? 0.5 है। तो ये लेंस कैसा होगा? तो देखते हैं। हमने नीचे हल भी किया है। यू का मान 0.5 और एम का मान कितना दिया गया है? यू का मान है 0.2 और एम का मान है 0.5। तो हमें क्या निकालना है? एम बराबर होता है वी बटे यू। ये देखिए सूत्र लिखा हुआ है, या फिर हम वी बराबर एम गुणे यू भी कर सकते हैं। तो एम का मान है आपका 0.2 और यू का मान है 0.5। तो इन दोनों को हम लोग हल कर लेंगे तो ये आपका कितना आ गया? 1 मीटर आपका आ गया। ये लिखा हुआ 1 मीटर। दोबारा हम सूत्र लगा देंगे, किसका? लेंस वाला सूत्र। लेंस के सूत्र से कितना? 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सभी के मान रख के हल किए, हमारा कितना है? 1/4 ये दिया गया है। 1/4 आया ऋणात्मक, या फिर हम इसी को ये भी कह सकते हैं, 1 में हम भाग देंगे 4 का, तो ये आ जाएगा f का मान 0.25 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी फोकस दूरी आपके ऋणात्मक दिखाई दे, तो समझ जाइएगा कि दर्पण कैसा होगा? अवतल दर्पण ही होगा। अगला प्रश्न देखिए 1 का ख नंबर, कहता है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग के लिए होता है? लाल के लिए, पीले के लिए, बैंगनी के लिए, या फिर हरे रंग के लिए? तो ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र याद रखिएगा आप हमेशा, n समानुपाती 1/λ। मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? बैंगनी प्रकाश की होती है। ये बैंगनी प्रकाश की होती है। तो इसमें परिभाषा बनी आपकी, अपवर्तनांक अधिकतम उसी का होगा जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, अधिकतम उसी का होगा। तो जब अगला प्रश्न है, कहता है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये तो रट भी गया होगा, मुझे पता है। 3.6 × 10⁶ बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया है और बहुत लोग दे भी रहे हैं, लेकिन ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? ये आपका वैद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्रों को संभालता है। वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों जो गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। अगला है दूसरे का नंबर, कहता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? उत्तल दर्पण के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखो। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, नीचे दिया गया है। कहता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण तथा फोकस के बीच में सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा दिखाई देता है। अगला उपयोग पूछा गया था, तो उत्तल दर्पण का उपयोग आप लोग सड़क में बल्बों में होता है परावर्तक के रूप में, और वाहन में साइड मिरर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर का मतलब जिससे आप लोग पीछे का दृश्य देखते हो। अगला प्रश्न देखिए, इसी में जो आया हुआ है आपका, इसमें कहता है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे हो सकता है? तो दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे होगा?
तो पहले तो इस दोष को देख लेते हैं, फिर निवारण देखेंगे। कहता है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसके दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष का निवारण करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये आपकी जो आंखों की कमजोरी का बहुत बड़ा कारण आपका ये दोष भी है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो दोष होगा वहाँ की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो नहीं होगा वो आपके निकट की हो जाएंगी। तो हो जाएगा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ऐसी कंडीशन में कैसा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। इसके निवारण के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उचित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोनों प्रश्न आपके हो गए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका तीसरे का नंबर। कहता है एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु की जो लंबाई होती है वही आपकी बिंबिक लंबाई होती है, वही आपकी यू होती है। तो इसमें कहता है कि मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए। कुल लंबाई कितनी है? कुल दूरी 90 सेंटीमीटर। कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच में कहाँ रखा जाए कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर दिखाई दे। तो जो मोमबत्ती है उसके लिए देख लीजिए, माना लेंस को मोमबत्ती से 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक की कुल दूरी दी गई है आपकी कितनी है? 90 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बच्चों ने जितने भी मेहनत की है पूरे वर्ष, उन सभी मेहनत का निचोड़ होता है आपका अनसोल्ड। जितने भी बच्चे मेहनत से पढ़ाई किए हैं, यदि उन्होंने पूरे अनसोल्ड को हल कर लिया तो ये मान के चलिए आपकी मेहनत सफल है और आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को, और ये आपको हल भी करना है पुनः। और इसके बाद में आप जब खुद से एक टेस्ट क्रिएट करेंगे कि हमसे कितना बनता है, तो देखिएगा आपका पूरा पूरा पेपर बनेगा कुछ दिनों बाद। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने एक दूरी x मान ली क्योंकि पूरी दूरी 90 है। अब ये पूछता कहाँ रखा जाए, स्थिति हमें पता करनी है, तो कहीं से x मान लेंगे और फिर दूसरी दूरी को हम 90 माइनस एक्स कर देंगे। इस प्रकार पर्दे से कितनी दूर पर? पर्दे से 90 माइनस एक्स दूरी पर रखने पे इसमें दिया गया है वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तभी हम लोग हल कर लेते हैं इसको। सूत्र होता है आपका लेंस वाला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आपका f का मान दिया गया है 20, v का मान है आपका 90 माइनस एक्स और u का मान है माइनस एक्स। सभी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक समीकरण प्राप्त होता है। ये आपका द्विघात समीकरण है। ये देखिए रखा हुआ है x² माइनस 90x प्लस 1800। इसको हमने तोड़ा, गुणनखंड किए तो हमारा ये गुणनखंड आ गए। अब इनको हल कर लिए तो कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। तो कहते हैं कि जो वस्तु है उसको पर्दे से या मोमबत्ती को पर्दे के बीच में 60 सेंटीमीटर दूरी पर या 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो आपकी ये स्थिति दिखाई देगी। अगला प्रश्न है, देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और इसके निवारण की विधि का उल्लेख करना है। तो देखिए इसमें लिखा है इस दोष से पीड़ित मनुष्य में पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसका कारण या तो नेत्र पटल व लेंस के बीच की दूरी का बढ़ जाना अथवा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। इससे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? घट जाती है। तो फिर से देख लेते हैं इसी को।
इस दोष में मनुष्य पास की वस्तु देख सकता है परंतु दूर की वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यहाँ तक भी लिख देंगे तो आपको पूरे आंसर मिलेंगे। कॉमा लगा के आगे लिख देना, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ये आपका स्वच्छ नेत्र का चित्र है और ये आपका जो दोष युक्त नेत्र है उसका चित्र है। तो सही करने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम चश्मा लगवा दें सामने वाले व्यक्ति को, देखिए यहाँ पर लेंस लग गया, और उस कंडीशन में क्या होती है, उस कंडीशन में जो किरणें होंगी वस्तु से होकर जाने वाली वो आपके रेटिना पर जाकर मिलेंगी और इस प्रकार हमें क्या होता है, एक अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त होता है या फिर अच्छी वस्तु दिखाई देती है। इसमें और भी पूछा तक गया था इसके क्या कारण है, तो हमने बता दिया इसके निवारण की एक विधि का कहते हैं सचित्र वर्णन करो। इसमें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न को हम लोग पिछले सेट में भी बता चुके हैं आपको, इस सेट में हमने दोबारा बताया है। इसमें निवारण की विधि का सचित्र वर्णन कह रहा है, तो सचित्र वर्णन हम तीनों एक बार देखते हैं कितना क्या है। ये आपका दिया गया है, ये चित्र दिए गए, ये हमने आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला में कहता है, ये आपका सवाल है और अच्छा सवाल है। कहता है एक तार के सिरों के मध्य विभवांतर, विभवांतर का मतलब होता है v का मान कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है। ठीक है, और क्या कहता है इसमें, और कहता है 20 सेकेंड में, तो ये समय दिया गया 20 सेकेंड, 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये W का मान कितना है, 15 जूल है। इसमें हमें I की गणना करनी है, I का मतलब धारा की गणना करनी है हमें। तो एक सूत्र होता है आपका ऊर्जा, ऊर्जा बराबर होता है VIT। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका W/VT, क्योंकि I तो निकाल रहे हैं हम लोग, सबका मान रख देंगे। 15 आ जाएगा आपका, 15 जूल दिया गया है तो W जगह 15 आ गया, और नीचे आपका V का मान कितना 1.5 और T का मान है आपका 20 सेकेंड। तो इसका मान रख देंगे तो हमारा I का मान आ गया 1/2 एम्पियर, आधा एम्पियर आ गया है। इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कहता है ये हालांकि 2021-22 के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। कहते हैं 250 वोल्ट तथा 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। मतलब 250 वोल्ट का एक मेंस है या परिपथ है तथा 5 एम्पियर जो फ्यूज तार लगाया गया है उससे कितने बल्ब जल सकते हैं, कितने के, 25 वाट के। तो यहाँ देखिए V का मान दिया गया है 250, I का मान दिया गया है 5, P बराबर होता है V/I, तो हमने आपको निकाल दिया 1250 वाट। अब कहता है जलने वाले बल्बों की संख्या बताओ, कितने बल्ब जले हैं। तो जलने वाले बल्बों की संख्या निकालने के लिए परिपथ की सामर्थ्य में एक बल्ब की सामर्थ्य को भाग दे देंगे। तो परिपथ की कुल सामर्थ्य कितनी थी, परिपथ की कुल सामर्थ्य थी 1250 वाट। इसमें एक बल्ब की सामर्थ्य को हम भाग दे देंगे तो एक बल्ब कितना दिया गया है, 50। इसमें देखिए दिया गया है, ये आपने अभी है निकाला भी है। भाग देंगे इसमें तो 50 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, इसके बाद में ये आपका 25 बल्ब आ जाएंगे। ये आपका प्रश्न नंबर था 3 का खा नंबर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में कहता है दृष्ट धारा जनरेटर का
सिद्धांत समझाइए तथा इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन करो। तो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको टाइम लगेगा और इसको हम बता देंगे अभी इसके बाद में। पहले हम देख लेते हैं इसका अथवा का। कहते हैं इसमें दो बल्ब जिसमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है तथा दूसरे पर 60 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है, इसको एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जोड़ा गया है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो कहता है सप्लाई लाइन से निर्गत होने वाली धारा का मान बताओ। पी का मान 100 वाट है, वी का मान 220 वोल्ट है, आर का मान हमें पता नहीं है तो आर का मान हम निकाल लेते हैं। सूत्र हमारा होता है पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर। तो यहाँ से हमने आर का मान निकाला तो आर का मान हो जाएगा वी स्क्वायर बटे पी वन, क्योंकि पहला वाला निकाल रहे हैं। ये हमारा है 484 ओम, 484 ओम आ गया हमें, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है दूसरे बल्ब के लिए। P2 बराबर आ गया 60, V2 मतलब वोल्टेज दिया गया 220 वोल्ट, R2 का मान नहीं मालूम है तो हमने देखिए यहाँ से निकाल लिया। R2 का मान है 220 गुणे 220, क्योंकि V का मान कितना था हमारा 220 था, बटे 60। इसका भाग दे देंगे जितना भी आएगा। इसमें यदि हम पूरा पूरा भाग नहीं देते हैं, यदि हम पूरा पूरा भाग ना दें तो आपका कितना आ जाएगा 2420 बटे 3। आगे देखें, यदि हम दोनों प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम में यदि हम जोड़ दें तो क्या होगा? तो ये आपका सूत्र हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। मान रखिए 1/484 और वहाँ पर हो जाएगा 3/2420। जब हम लोग गुणा भाग करेंगे तो गुणा भाग करने पे हम लोगों को आ जाएगा 302.5। ठीक है। इसके बाद में अगला वोल्टेज पूछता है। तो V का मान कितना है 220 वोल्ट है, R का मान आपका 302.5 है। जो पहले आपने R निकाला था वो कितना 302.5। तो I बराबर V बटे R लगा दीजिए। तो V का मान 220 है और R का मान 302.5 है। आप लोग हल करेंगे तो इसमें आएगा आपका 0.73 एम्पियर। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्योंकि कुछ सवाल जो दीर्घ उत्तरीय के होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि 2-3 बाद आपकी स्क्रीन चेंज हो जाती है। तो जो भी हो पहले आप सवाल को लगाइए, यदि कोई चीज़ आपकी क्लियर नहीं होती है तो आप दोबारा उसको पूछिए। इस प्रकार यहाँ पर देखिए संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 302.5 ओम तथा धारा कितनी हो जाएगी 0.73 एम्पियर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके इस पेपरों में आए थे। 4 का का और खा ये दोनों हो गए आपके। इसमें जो एक प्रश्न आया हुआ था दृष्ट धारा वाला, तो चाहें तो आप लोग देख लीजिए। जो लोग लिखना चाहें फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको लिख भी सकते हैं। जनयंत्र का सिद्धांत देखिए दिया गया है कि जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है और कुंडली में घुमाने में कृत कार्य जो होता है कुंडली में विद्युत धारा के रूप में संचित हो जाता है। ये आपका जनयंत्र का सिद्धांत है। ये आपका चित्र है, इसको देखकर आप चित्र सीख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय तो इसके बारे में और भी लिखना पड़ेगा हमें। इस चित्र को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। ये 4 भागों में विभाजित होता है, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय और बुश। चारों के बारे में हम लोग सीखते हैं क्या है। कहता है क्षेत्र चुंबक, तो यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है। इसमें दृष्ट धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये बस इतनी 2 लाइनें पर्याप्त हैं इसमें। आर्मेचर में देखिए ये कच्चे लोहे के आयताकार फ्रेम पर तांबे के पृथक्कृत का मतलब होता है अलग अलग तारों को लपेट कर बनाई गई कुंडली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं
ABCD के नाम दे देते हैं। इस कुंडली को किसी विधि जैसे हत्था, जल टारबाइन, डीजल इंजन से घुमाया जा सकता है। विभक्त वलय, यह धातु का एक वलय होता है जिसमें दो भागों P व Q में विभाजित कर आर्मेचर की धुरी से जोड़ दिया जाता है। बस यहीं तक आप लिख लीजिएगा। अगला है बुश। कहते हैं ग्राफाइट के दो बुश जो M और N होते हैं विभक्त वलय को स्पर्श किए रहते हैं और वायु परिपथ से धारा संचरित करते हैं। इसको देख लीजिए आप, बुश कहाँ पाए जाते हैं। ये देखिए सबसे आगे दिया गया है, इसी एरिया में आपकी सारी चीज़ें होती हैं। कार्य विधि मैं छोटी किए देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ों को मैं 2 से 3 बार पिछले सेटों में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने आपसे आज बोला है कि आप इनको स्वयं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये था हमारा फिजिक्स का सेट नंबर। और आपसे एक हम लोग फीडबैक चाहते हैं कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे, हर बच्चे का एक नैतिक कर्तव्य है कम से कम अपने साथ में नए 10 बच्चों को लाने का प्रयास करें जो अनसोल्ड के लिए ज़रूरतमंद हो। जो बच्चे अनसोल्ड खरीद सकते हैं तो ठीक है, नहीं खरीद सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे द्वारा जो दिया जा रहा है, जितने भी अनसोल्ड हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं वो सेट बाय सेट और क्रम से दिए जा रहे हैं, तो वो बच्चे सिर्फ इसी को देखकर सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से प्रत्येक बच्चे का नैतिक कर्तव्य है कम से कम 10 नए छात्रों तक हमारे इस मैसेज को पहुंचाएं, हमारे इस वीडियो को पहुंचाएं, या फिर आप उन्हें फ़ोन करके बोलें। और जितने मैक्सिमम छात्र आपके माध्यम से बेनिफिट ले सकते हैं वो आने वाले पेपरों में बहुत अच्छे अंक भी हासिल करेंगे। आज के वीडियो हम इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन अगला जो सेट होगा हमारा वो बहुत ही बेहतरीन सेट होगा, 2019 का स्टार्ट होगा, इसलिए सभी बच्चे वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।